हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल चौधरी एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुरइलाज स्टडीज़ पर। तो ये हमारी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है लक्ष्मीकांत सिंप्लीफाइड का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो गाइज यू ऑल ऑफ हर्ड अबाउट फंडामेंटल राइट कि भाई फंडामेंटल राइट होते क्या है ना। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी हुआ, पीएससी हुआ, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए पॉलिटी, और पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो गाइज पहले हमारी इसको पढ़ने की एक अप्रोच रहेगी। वो अप्रोच ये होगी कि फर्स्ट वी विल डिस्कस कि आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे हम, जैसे 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, वी विल डिस्कस दैम 16 ऑन सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम इनको डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। क्योंकि एक बार जब हमें आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इनका फीचर है क्या। ठीक है, जैसे इट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12। ठीक है, तो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट एंड हाउ इट इज़ रेलेवेंट फॉर अस। तो यू ऑल ऑफ नो दैट कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो आपका गिवन है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। ओके, it is giving in this article. So what does it talk about? Basically it provide right to whom? Right to citizen or non citizen. तो सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट अवेलेबल हैं? सिटीजन के पास अवेलेबल है आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। दीज आर द राइट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू सिटीजन। ठीक है, एंड रेस्ट आर अवेलेबल टू ऑल। तो गाइज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे हाउ फंडामेंटल राइट आर रेलेवेंट फॉर अस। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। दे आर अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए इनको नेगेटिव भी कहा जाता है। दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर उसकी पावर पर एक लिमिटेशन है। तो ये इंडिविजुअल के पास अवेलेबल है और स्टेट की पावर पर लिमिटेशन है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो कौन इंश्योर करेगा उसको? उसको इंश्योर किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। मान लिया आपके फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है, किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा। देन हु विल इंश्योर इट? इट विल इंश्योर बाय जुडिशरी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 बाय सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 बाय हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आप सभी को पता होगा। तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें प्रॉब्लम बेसिकली इन आर्टिकल्स को समझने में आती है कि कौन से आर्टिकल में क्या प्रोविज़न गिवन है। तो सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 12। ठीक है, तो व्हाट डज आर्टिकल 12 टॉक अबाउट? इट टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई दे आर अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, अगर स्टेट आपके लॉ को, अगर आपके राइट्स को वॉयलेट करती है देन यू कैन अप्रोच टू द जुडिशरी कि भाई देखो हमारा राइट वॉयलेट हुआ है और ये ऐसा स्टेट ने हमारे साथ किया है। अब बात आती है कि फिर स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है? व्हाट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू ऑल ऑफ नो दैट कि फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में गिवन है। ठीक है,
इसमें स्टेट की डेफिनेशन में इसमें इंक्लूड होता है पार्ट 3 के अंदर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, ठीक है। सेकंड इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट के लेवल पर एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। अब आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो समझते होंगे। एग्जीक्यूटिव हम किसे कहते हैं? एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकार में है, जो गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स, ठीक है, दीज आर एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एमपीज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आता है ऑल द लोकल अथॉरिटीज। ऑल द लोकल अथॉरिटी कौन कौन सी? आपका म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, और ऑल अदर अथॉरिटी। देखो अब इस अदर अथॉरिटी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है कि अदर अथॉरिटी में तो देखो कुछ भी हो सकता है, स्टैचुटरी एंड नॉन स्टैचुटरी अथॉरिटी, तो इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल है LIC, ONGC और सेल। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि अदर अथॉरिटीज़ का मतलब और क्या है, ठीक है। जैसे व्हाट इज अदर अथॉरिटीज़? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने उसमें अदर अथॉरिटीज़ जो वर्ड है उसको इंटरप्रिटेट किया था। उसने कहा कि देखो कोई भी अथॉरिटी वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी और स्टेट की डेफिनेशन में आएगी अगर उसकी पूरी शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर आता है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उसकी पूरी शेयर कैपिटल ओन्ड है और उसका पूरा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, ठीक है। और वो जो कंपनी है, वो जो बॉडी है, वो एक मोनोपोली इंजॉय करती है, उसका एक मोनोपोली स्टेटस है, और जो उसको किसने दिया है? सरकार ने दिया है। तो ऐसे में वो जो अथॉरिटी होगी वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी और उस अथॉरिटी पर डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। और फंक्शन क्या होना चाहिए उसका? फंक्शन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट फंक्शन के इक्वल हो। पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन मतलब क्या हो सकता है? ऐसा फंक्शन जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो LIC हो गई आपकी, ONGC हो गई, सेल हो गई, इनका फंक्शन क्या है? पब्लिक फंक्शन है, सरकार की ये मदद करते हैं उसके फंक्शंस को इफेक्टिवली डिलीवर करने में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ BCCI, क्या ये स्टेट के अंदर आता है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक जजमेंट आया था, BCCI वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार। अब भाई BCCI को लेकर क्यों आया ये जजमेंट? BCCI का काम क्या है? BCCI बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैच फिक्सिंग हो गया, प्लेयर से रिलेटेड जो भी इशू होता है, ठीक है, रूल रेगुलेशन हो गया मैच का, तो इन सब को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? BCCI के द्वारा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो BCCI को हम स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं रख सकते, ये कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। मेयरली इसका कुछ पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक ड्यूटी है। पब्लिक ड्यूटी क्या है? मैच फिक्सिंग कराना, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना। ये काफ़ी नहीं है इसको स्टेट की डेफिनेशन में रखने के लिए आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि BCCI डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेकिन हाँ, ये अमेनेबल है टू द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो BCCI इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट फॉर नाउ। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब आता है कि वेदर जुडिशरी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और नॉट। अब देखो यहाँ दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं? अगर जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करती है,
जुडिशियल फंक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लॉ, डिलीवरिंग जस्टिस। तो ये जो है आपका स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लॉ मेकिंग का काम करती है, कोई लॉ बनाती है, तो देन इट इज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आर्टिकल 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के वर्डिक्ट को इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते कि इसने हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया है, और ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। किसके अंदर? आर्टिकल 32 के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा करने का रीज़न क्या था? देखो, अगर ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आए, कोई भी जजमेंट आए, अब उसको लेकर कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई सेक्शन तो ऐसा होगा ही जो अनसेटिस्फाइड होगा। अब ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आएगा, आप देखोगे कि पिटीशन पर पाइलअप हो गया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उन पिटीशन से डील करना। ठीक है, तो ओनली रेमेडी वी हैव इज द रिव्यू पिटीशन। हम दोबारा उसको पिटीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के केस में हमारे पास रिट पिटीशन नहीं है अंडर आर्टिकल 32 जुडिशरी के केस में। तो अगर जुडिशरी जो है आपका जुडिशियल फंक्शन करती है, जैसे कि मतलब वो जो है जस्टिस डिलीवर करती है या लॉ को इंटरप्रिटेट करती है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती। वहाँ आपके पास आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर वो अपना नॉन जुडिशियल फंक्शन करती है जैसे लॉ मेकिंग, देन इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपका क्लियर होता है अशोक हुर्रा केस में। अब आता है आर्टिकल 13, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। तो देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 आपको एक इम्प्लिसिट डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू देता है, ये इसमें इम्प्लिसिट है। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 13 कि फर्स्ट पार्ट कि ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब क्या हो गया? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने से पहले जो इंडिया के अंदर लॉ थे, ठीक है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं जो पार्ट 3 में गिवन है, तो वो वहां तक नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे जहां तक वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसके पूरी पार्ट को या पूरे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो, आप सिर्फ उतने ही पार्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे जितना पार्ट आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता दैट वायलेट योर फंडामेंटल राइट। अगर बनाता है तो वो वहां तक शून्य हो जाएगा, वहां तक वॉइड हो जाएगा जहां तक वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ठीक है, तो पहला था प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए, और सेकंड वन इज फॉर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, इसमें आपकी लॉ की डेफिनेशन भी गिवन है क्लॉज 3 में। व्हाट इज द टर्म लॉ? अब हमने कह दिया कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। अब लॉ के अंदर फिर आएगा क्या? लॉ के अंदर आएगा, देखो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनेंस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा जो इशू किया जाता है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, जहां पार्लियामेंट जो है अपनी पावर किसी दूसरी बॉडी या अथॉरिटी को दे देता है लॉ बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो वो भी आपकी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आता है। अनदर इज ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, कस्टम भी आपकी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगी। आर्टिकल 13 एक और चीज़ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो भाई ये बहुत ही, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई बाद में। इसने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, मतलब वो लॉ नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 के अंदर, उसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है और कोई भी नया कानून हमारे सामने ला सकती है। तो अगर वो कानून आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो फिर आपके पास पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की, देखो ये वायलेट करता है, क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में अंदर नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल 13 किससे डील करता है, सिर्फ लॉ से, और 368 लॉ के अंदर नहीं आता। ठीक है, अब मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। अब आता है आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हाँ ये बात सही है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, but what, that amendment should not violate the basic structure of constitution। getting my point, कि जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। अब फिर अगेन वही बात, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये जुडिशरी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और जो फंडामेंटल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, आपका रूल ऑफ लॉ हो गया, तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर इसको वायलेट करता है पार्लियामेंट तो देन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आर्टिकल 13। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 14। व्हाट इज आर्टिकल 14? देखिए भाई, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बातें करता है, समानता की बातें करता है, और ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल आपका दोनों के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट के द्वारा कोई भी डिफरेंशिएशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो सबको इक्वली ट्रीट करेगी। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ पर्सन क्या है, पर्सन के अंदर कई चीज़ें आती हैं। पर्सन लीगल पर्सन भी हो सकता है, कोई कॉरपोरेशन भी हो सकता है, कि मतलब अगर दो कॉरपोरेशन है तो स्टेट किसी को फेवरेबली ट्रीट करे और दूसरे को अनफेवरेबली, ऐसा नहीं होगा। कंपनीज़ है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ है, मान लो कोई कंपनी है, मान लो सरकार क्या करे, अडानी को फेवर करे, अंबानी को फेवर ना करे, तो ये क्या है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ एक्चुअली में है क्या। तो देखो इसके 3 प्रोविज़न हैं। ये ब्रिटिश ओरिजिन है और इसको नेगेटिव कहा जाता है। वाई? बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट, इसका जो प्रोविज़न है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, मतलब कोई भी इंसान हो, वेदर वो किंग हो, वेदर वो क्वीन हो या फिर कोई आम आदमी, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस इंडिया के अंदर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस मतलब जैसे मान लो कि उसके पास 2 वोट देने का अधिकार हो, ठीक है, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, नो मैटर कि हाउ रिच यू आर, सबके वोट की वैल्यू समान है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। अब इसका क्या मतलब है, मान लो ये मैटर नहीं करता आप कौन हो, ये मैटर नहीं करता कि आपकी पोस्ट क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप रिच हैं या पुअर हैं,
आप जो है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आपके लिए कोई स्पेशल लॉ बनाया जाएगा, या फिर आपको अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति, ठीक है। समझ आ रहा है? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब आता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये क्या कहता है, इसको कहा जाता है दैट इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। भाई क्यों है ये पॉजिटिव? क्योंकि पहला था रेस्ट्रिक्टिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो रेस्ट्रिक्शन सेट कर रहा था कि देखो सभी समान हैं, सभी इक्वल हैं, रिच हो पुअर हो सभी लॉ के आगे इक्वल हैं। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि स्टेट जो है सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती? आप दो इंसान को इक्वली ट्रीट तब तक नहीं कर सकते जब तक वो इक्वल कंडीशंस में ना हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट मतलब पुअर्स के लिए गवर्नमेंट एफर्मेटिव एक्शंस लेगी। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक रिच है एक पुअर है, ठीक है, दोनों ही यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक रिच है जिसके पास हाई फैसिलिटी है हर चीज़ की, कोचिंग इंस्टीट्यूशन और हर सर्च मतलब सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं। एक पुअर है जिसके पास नहीं है। जैसे तैसे इन दोनों को कट ऑफ क्लियर होता है, तो जो पुअर का कट ऑफ लगेगा वो कम पर लगेगा, रिच का लगेगा ज़्यादा पर लगेगा। क्यों किया सरकार ने ऐसा? क्योंकि भाई दोनों जो है इक्वल सिचुएशन में नहीं है। अगर आप इनको इक्वली ट्रीट करते तो ये अनफेयर होता। समझ आया? ठीक है, तो यही है इसका मतलब, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस एंड सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू द ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड एंड द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब यही निकल कर आता है। ये कॉन्सेप्ट आपका ओरिजिनेट हुआ अमेरिका में एंड इट इज सेड टू बी पॉजिटिव। वाई? बिकॉज इट इज प्रमोटिंग, इट इज इनेबलिंग यू, ठीक है। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है बिटवीन इक्वल एंड अनइक्वल। अब देखो आर्टिकल 14 आपका क्लास लेजिस्लेशन फॉरबिड करता है, लेकिन ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को प्रमोट करता है। वो वही बात है कि मतलब अगर दो लोग हैं अनइक्वल हैं तो उनके लिए अगर लॉ बनाएगी सरकार, वो उन दोनों की कंडीशंस को देखते हुए बनाएगी, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ का। तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया था A.V. डाइसी के द्वारा। ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, ठीक है। इसने 3 एलिमेंट को ऐड किया। इसने कहा रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई कोई भी कंट्री है, यहाँ पर लॉ ही सबसे ऊपर है। कोई किंग नहीं है यहाँ, कोई क्वीन नहीं है, लॉ के अंडर सब है। समझ रहे हो? ये होता है रूल ऑफ लॉ। मतलब इसका नाम से ही क्लियर हो रहा होगा किसका रूल है? लॉ का। कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं है, कोई भी इंसान आपको हर्ट नहीं कर सकता है, कोई भी स्टेट आपको हर्ट नहीं कर सकता है, स्टेट आपको पनिश नहीं कर सकता है। तब तक नहीं कर सकता है तब तक आपकी कोई गलती ना हो, ठीक है, जब तक आपने कोई क्राइम ना किया हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ हम समझ चुके हैं। ये वाला इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तीनों जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी लोग जो है लॉ के सामने सभी समान हैं। और थर्ड प्रोविजन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट। तो यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि ये कह रहा है कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का, वो परिणाम है लोगों के राइट का। मतलब ये कह रहा है कि देखो पहले जो थे वो राइट आए आपके, देन आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि आप उन राइट को एक जगह पर कोडिफाइड कर सको। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके राइट से ओरिजिनेट हुआ, न कि आपके राइट कॉन्स्टिट्यूशन से आए।
समझ रहे हो? तो पहले आपके राइट आए, देन आप कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि ये जो दो पहले प्रोविज़न है ए और बी, तो ये तो इंडिया के कंटेस्ट में एप्लीकेबल हैं, लेकिन ये सी वाला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इंडिया में कैसा है, इंडिया में उल्टा है। इंडिया में है कि इंडिविजुअल राइट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब हमें राइट मिले। भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे पास कौन से राइट थे? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे पास राइट नहीं थे, तो पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर हमें राइट मिले, फंडामेंटल राइट, ये राइट, वो राइट, फलाना ठिकाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न अब बची नहीं होगी। अब आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि देखो रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वॉयलेट नहीं होगा। ठीक है, अब आता है एक्सेप्शन क्या है। तो देखो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, इनके कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम देखेंगे। हर राइट में आप देखोगे उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, ये इसका फीचर है। अब आता है आपका आर्टिकल 361। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑनर है कंट्री का। ठीक है, तो इतना इज्जत तो हम दे ही सकते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि उनको कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कि जब तक वो अपने ऑफिस पे हैं, अपने पद पर हैं, तब तक वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। किस चीज़ के लिए? कोई भी काम या कोई भी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, मतलब वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक से, तो कोई भी कोर्ट उस चीज़ को लेकर उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक वो अपने ऑफिस में हैं, अपने पद पर हैं, तब तक उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है, दोनों पर, ना प्रेसिडेंट पर ना गवर्नर पर। ठीक है, और ना उनको अरेस्ट किया जा सकता है और ना उनको इम्प्रिजन किया जा सकता है। कब तक? उनके टेन्योर तक। और सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है इन दोनों पर, लेकिन कब की जाएगी? 2 मंथ के नोटिस के बाद। पहले 2 मंथ का आप नोटिस दोगे इनको, देन यू कैन स्टार्ट द सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये कुछ इम्यूनिटीज़ हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को अवेलेबल हैं आर्टिकल 361 के अंदर। अब आता है और क्या इम्यूनिटीज़ हैं। जैसे 361 के अंदर इम्यूनिटी दे रखी है आपको, ये बेसिकली हो जाती हैं आपके जर्नलिस्ट के लिए, कि मान लो कोई भी है, कोई जर्नलिस्ट है, अगर वो कोई पार्लियामेंट को लेकर या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर कोई ट्रू रिपोर्ट प्रेजेंट करता है किसी प्रोसीडिंग की, हाउस की, तो उस चीज़ को लेकर हम उस पर कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चार्ज नहीं कर सकते। ये उसको इम्यूनिटी अवेलेबल है 361 क्लॉज ए के अंदर। ठीक है, ऐसे में हम उसके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक कोई वो ऐसी इंफॉर्मेशन लीक ना करे जो हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर सके, हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, जो सरकार ने मना कर रखा हो जिसको लीक करने से। ठीक है, तब तक के लिए हम उस पर कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। वहीं आता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 105 ये कहता है कि अगर कोई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उसने पार्लियामेंट में कोई वोट दे दिया या फिर कुछ कह दिया, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है। ठीक है, मान लो अगर उसने अपनी पार्टी के विरुद्ध वोट दे दिया, तो वो किसी भी कोर्ट में इस चीज़ को लेकर लायबल नहीं है। सेम इज़ द फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, उसके लिए अवेलेबल है आपका आर्टिकल 194। अब आता है आर्टिकल 31C। ये कहता है अगर आप कोई लॉ बनाते हो, किसके अंदर? आर्टिकल 39 क्लॉज B और 39 क्लॉज C। ये आप कोई भी लॉ अगर इस आर्टिकल को प्रमोट करने के लिए बनाते हो, इसको इन्फोर्स करने के लिए बनाते हो, तो आप उसको इस बात पर चैलेंज नहीं कर सकते कि वो आपके आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 B और C किसके बारे में बात करता है? इट इज टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्टेट, DPSP। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा लॉ बनाते हैं 39 क्लॉज B और C के अंदर जो आपके आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, तो आप उसको उस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
और 39B क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, बी और सी दोनों को, जब हम DPSP को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट के बाद ही हम DPSP को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम इस चीज़ को भी देखेंगे। अब आता है कोई भी फॉरेनर है, फॉरेन सोवेनर है, एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है, अब उनको एक इम्यूनिटी दी जाती है। मान लो मैंने अभी कहा कि सारे लोग ही हमारे यहाँ के लॉ को फॉलो करेंगे और उनको इंडिया के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो दे आर सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। लेकिन फॉरेनर के केस में, एम्बेसडर के केस में, और कोई UNO की एजेंसी है, उनके लिए ऐसा नहीं होता है। उनके पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट ट्रीट बोथ द पर्सन सेम। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है सभी को क्लियर हुआ होगा। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, आर्टिकल 12 डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देन वी डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 13, हमने डिस्कस किया किस तरीके से ये हमें डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को देता है कि अगर कोई भी लॉ आप बनाते हो जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो वहाँ तक शून्य हो जाता है जहाँ तक वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो लॉ की डेफिनेशन क्या है ये भी डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देन हमने डिस्कस कर लिया है आपका ये पूरा इसके अंदर जो भी इम्यूनिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।